हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे प्यारे से चैनल बेंस पढ़ाई में। आज हम करेंगे अपना बहुत ही ज़्यादा सिंपल सा चैप्टर जिसका नाम है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। और ये जो नोट्स है ये मैंने लिए हैं इनोवेटिव ज्ञान वेबसाइट से और इनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर को। मतलब इतना इजी सा है ना, बचपन से आपने ईवीएस पढ़ी होगी और आपकी थोड़ी बहुत जो छोटे लेवल की सोशल साइंस होती है, जीके होती है, उन सब में जो आपने फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स पढ़े ना, वो इस चैप्टर के अंदर है। तो इतना इजी है, जो मैं पढ़ा रही हूँ उसको अच्छे से पढ़ लोगे और इन सब नोट्स को धीरे धीरे बोल लोगे ना, तभी तुम्हें चैप्टर याद हो जाएगा। ठीक है, तो पहले बात करेंगे हम कि भाई बायोडाइवर्सिटी या फिर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी क्या होती है। अब डाइवर्सिटी मतलब विभिन्नता, वेराइटी, और बायो मतलब जो जिंदा है। जिंदा कौन कौन सी चीजें होती हैं? एनिमल्स, प्लांट्स, है ना, और भी जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं, उन सब की वेराइटी को, जो कि एक दूसरे के साथ आपस में जुड़ी हुई है, इंटरलिंक्ड है और एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, उसको हम क्या कहते हैं? बायोडाइवर्सिटी या फिर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ठीक है, नेक्स्ट इज नेचुरल वेजिटेशन। ये कौन सी होती है? ये एक प्लांट की कम्युनिटी होती है, मतलब फूलों की कम्युनिटी होती है जो कि अपने आप उग जाती है, उसमें ह्यूमंस की जरूरत नहीं होती। इसके अंदर आपके फॉरेस्ट आते हैं, ग्रासलैंड आते हैं, और इसको हम वर्जिन वेजिटेशन कहते हैं। ठीक है, एंडेमिक प्लांट्स कौन से होते हैं? ये ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि प्योरली इंडियन होते हैं और इसको हम इंडिजिनस स्पीशीज ही बोलते हैं। आसान है। इकोसिस्टम क्या होते हैं? इसके अंदर जितने भी आपके लिविंग, जो मतलब सांस लेते हैं, समझ रहे हो, और जो नॉन लिविंग होते हैं जैसे कि ये माउस, ये कंघा, ये नॉन लिविंग है ना, तो जो सांस नहीं लेते, तो ये सारी चीजें लिविंग और नॉन लिविंग चीजें जब आपस में एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्ट होती हैं तो उसको हम इकोसिस्टम कहते हैं। जैसे एक बत्तख बैक बैक बैक, वो तैरती है एक मतलब पानी के तालाब में, तो बत्तख और पानी का तालाब लिविंग और नॉन लिविंग है, तो आपस में दोनों क्या है? कनेक्टेड है ना। सो दैट इज इकोसिस्टम। अब आगे देखो, वाइल्ड लाइफ मतलब एनिमल्स का ग्रुप जो कि नेचुरल इन्वायरमेंट में रह रहा है। फ्लोरा मतलब फूलों की कैटेगरी, फूलों की स्पीशीज, और फोना मतलब एनिमल स्पीशीज। ठीक है, फ्लोरा एंड फोना इन इंडिया। अब इंडिया में कितनी स्पीशीज अवेलेबल है उसके नंबर्स बताए हुए। ठीक है, फ्लोरा बहुत सारी हैं इंडिया में, 47,000 स्पीशीज है, उसमें से 15,000 जो है फ्लावर्स देती हैं, और ये सारी प्योरली इंडियन है। इंडिया के अंदर बहुत सारी वैरायटी है फोना की भी, मतलब जानवरों की, और 81,000 एनिमल स्पीशीज है, और कंट्री के पास 1200 स्पीशीज बर्ड्स की भी हैं, 2500 स्पीशीज फिशेस की हैं, और 2500 स्पीशीज इंसेक्ट्स की हैं। ओके, अब हम बात करेंगे भाई, ऐसी बहुत सारी स्पीशीज हमारी इंडिया में, फूलों की भी और जानवरों की भी, जो एंडेंजर्ड है। एंडेंजर्ड यानी कि जो विलुप्त होने वाले हैं। ठीक है, तो उसके अंदर आते हैं आपके चीता। अभी तो मोदी जी, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैं, वो बहुत सारे चीता लेके आए हैं अभी अभी इंडिया में, है ना। ये न्यूज़ तो आपने पक्का सुनी होगी। तो अब चीता तो आ जाएंगे इंडिया में। चीता आ गए। अच्छा, और पिंक हेडेड डक, माउंटेन क्वेल, वो डिस्कवरी में देखा है ना तुमने? एक बड़ी सी बत्तख होती है, इतना बड़ा सर होता है उसका, पिंक कलर का, बगुला टाइप का, तो वो वाली बत्तख भी अब एंडेंजर्ड कैटेगरी में आ गई। माउंटेन क्वेल, फॉरेस्ट स्पॉटेड आउटलेट, प्लांट्स लाइक मधुका इग्निस, जो कि महुआ की वाइल्ड वैरायटी है। अच्छा, महुआ ना एक टाइप का पेड़ है जो कि नॉर्दर्न एंड सर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया में पाया जाता है। ठीक है, तो उसकी कैटेगरी है ये मडुका इग्निस, इंसिग्निस। ठीक है, और एक है, कैसे कैसे नाम है ये, होबार्डिया हैप्टेन्यूरोन, ये एक ग्रास की स्पीशीज है। तो ये कुछ ऐसी स्पीशीज है जो कि हमारी इंडिया से विलुप्त हो गई हैं और एंडेंजर्ड स्पीशीज में आ गई हैं, या फिर बहुत ही ज़्यादा बेकार कंडीशन में खत्म होने वाली है। और आप इस चीता के रिलेटेड नीचे नोट्स डाल सकते हो अपने एग्जाम में कि अब इस डेट को थोड़ा रिसर्च कर लेना, पीएम मोदी ने इस कंट्री से हमारी कंट्री में बहुत सारे चीता मंगवाए थे। ठीक है, तो इस तरीके से आप लिख सकते हो एक्स्ट्रा, मतलब इंप्रेशन देने के लिए। ठीक है, टीचर्स को। स्पीशीज फेसिंग द थ्रेट ऑफ एक्सटेंशन, बहुत सारी ऐसी स्पीशीज हैं जिनका डर है कि कहीं आगे जाके एंडेंजर्ड ना बन जाए, मतलब विलुप्त होने के कगार पे ना आ जाए। जैसे कि लार्जेस्ट एनिमल्स इन इंडिया में से 7 स्पीशीज मैमल्स की, 44 स्पीशीज बर्ड्स की, 15 रिप्टाइल्स की, और 3 एम्फीबियंस की थ्रेटेंड है, उनका काफी डर है। अब स्पीशीज की क्लासिफिकेशन भी देख लेते हैं। इसकी फुल फॉर्म याद कर लेना, IUCN की। ठीक है,
IUCN क्या होता है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। IUCN ने स्पीशीज को 6 कैटेगरी में या 5-6 कैटेगरी में ये किया हुआ है, क्या बोलते हैं, क्लासिफाई किया हुआ है। तो पहली कौन सी स्पीशीज है? नॉर्मल स्पीशीज, मतलब जिनकी पॉपुलेशन नॉर्मल है, जैसे कि केटल, सैलपाइन, रोडेंट्स वो होते हैं चूहे, ठीक है, तो ये नॉर्मल स्पीशीज हैं। एंडेंजर्ड स्पीशीज कौन सी होती है? ये स्पीशीज जिनको मतलब जो बिल्कुल ही खत्म होने के डर में है, ठीक है, जैसे इंडियन वाइल्ड एस, इंडियन राइनो, ब्लैक बक, क्रोकोडाइल, संगाई, लायन टेल्ड मैक्यू, तो ये एंडेंजर्ड स्पीशीज होती हैं। नेक्स्ट इज वल्नरेबल स्पीशीज। ये ऐसी स्पीशीज होती है जिनका पॉपुलेशन लेवल जो है ना किसी नेगेटिव फैक्टर की वजह से थोड़ा कम कम होते जा रहा है, और यूं लग रहा है कि कहीं ये स्पीशीज एंडेंजर्ड कैटेगरी में तो नहीं आ जाएंगी आने वाले फ्यूचर में, जैसे कि ब्लू शीप, एशियाटिक एलिफेंट, गैंगेटिक डॉल्फिन, ठीक है। रेयर स्पीशीज मतलब बहुत कम पॉपुलेशन जिनकी होती है, और वो शायद एंडेंजर्ड स्पीशीज में आ गई हैं या फिर वल्नरेबल स्पीशीज कैटेगरी में आ गई हैं अगर नेगेटिव फैक्टर्स ऐसे ही चलते रहे तो, जैसे कि हिमालयन ब्राउन बियर, वाइल्ड एशियाटिक बफेलो, डेजर्ट फॉक्स और हॉर्नबिल। एंडेमिक स्पीशीज जो कि बस कुछ पार्ट्स में पाई जाती हैं, स्पेशल पार्ट्स में, और यूं लगता है कि वो नेचर से बिल्कुल ही अलग हो चुकी है, आइसोलेट हो चुकी हैं, या फिर ज्योग्राफी की वजह से वो सिर्फ एक जगह पर हैं, ठीक है, जैसे कि अंडमान टील, ये सिर्फ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स पे ही पाई जाती हैं। निकोबार पिजन, अंडमान वाइल्ड पिग, मिथुन इन अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। एक्सटेंट स्पीशीज वो होती हैं जो कि अब बिल्कुल ही गायब हो चुकी हैं, ठीक है, विच आर नॉट फाउंड आफ्टर द सर्चेज, ढूंढने के बाद भी ना मिले तो वो होती हैं एक्सटेंट स्पीशीज, जैसे कि एशियाटिक चीता, पिंक हेड डक, इस तरीके से। ओके, IUCN आ गया। IUCN जो है द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्स, ये वर्ल्ड की बहुत पुरानी और बहुत बड़ी ग्लोबल एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। 1948 में ये फाउंड हुई थी, और इसको हम वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन भी कहते हैं। तो ये IUCN के बारे में शॉर्ट नोट आ सकता है। अब हमारी इंडिया में जैसे हम इतनी बात कर रहे हैं फ्लोरा एंड फौना की एक्सटेंशन की या फिर एंडेंजर्ड स्पीशीज की, तो ये क्यों कम हो रही है फ्लोरा एंड फौना की स्पीशीज, ये देख लेते हैं। जैसे कि हमें पता है कि जो ह्यूमन बीइंग्स होते हैं वो नेचर को बहुत ज़्यादा डिप्लीट करते हैं, और उससे अपनी ग्रीड के लिए, अपने लालच के लिए नेचर को कुरेद कुरेद के रिसोर्सेज ले लेते हैं ना, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, स्पेशली फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ से, जैसे कि लकड़ियाँ ले ली, बार्क, लीव, रबर, मेडिसिन, डाइज, फूड, फ्यूल, फॉडर, मैन्योर, और इससे क्या होता है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ जो है वो डिप्लीट होती है, डिस्ट्रॉय होती है। तो ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स है जिसकी वजह से इंडिया की जो प्लांट एंड एनिमल लाइफ है, फ्लोरा एंड फौना है, वो कम होती जा रही है, डिक्लाइन हो रही है? अब देखो, ओवर पॉपुलेशन हो रही है, ज़्यादा माइनिंग, ओवर ग्रेजिंग, ज़्यादा चराना हो रहा है, अनइक्वल एक्सेस मिल रहा है, रिसोर्सेज अच्छे से कंज्यूम नहीं किए जा रहे हैं, हैबिटेट का डिस्ट्रक्शन हो रहा है, मतलब आपने देखा है ना जैसे पेड़ कटते हैं तो उस पेड़ के ऊपर जितने भी जानवर रह रहे थे वो सब के सब अब कहीं और जाएंगे, ऑब्वियस सी बात है। हंटिंग, पोचिंग, पॉइजनिंग, फॉरेस्ट फायर्स, तो इनकी वजह से प्लांट एंड एनिमल लाइफ काफ़ी ज़्यादा अजीवित हो गई है। इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन और कुछ रिवर वैली प्रोजेक्ट, फ्यूल, वुड कलेक्शन, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप प्रिपेयर करके ही जाना, ठीक है। और हिमालयन यू कैसा होता है, ये देखो, ये लाल लाल सा दिख रहा है आपको, ये ना एक वो है टाइप ऑफ मेडिसिनल प्लांट, एक सेकेंड खुजली कर लो। ओके, सो हिमालयन यू क्या होता है, इसका ना साइंटिफिक नेम देखो कैसा अजीब सा है, टैक्सस वैलेचीनिया, और ये एक मेडिसिनल प्लांट है जो कि हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश के काफ़ी सारे पार्ट्स में पाया जाता है। इसके अंदर एक केमिकल पाया जाता है जिसका नाम है टेक्सोल, और ये इसकी बार्क से, नीडल से, ट्विग से, रूट से निकाला जाता है, ये जो केमिकल टेक्सोल है, और ये टेक्सोल बहुत सारे कैंसर्स को ट्रीट करने में हेल्प करता है, ठीक है। कैंसर्स भी अलग अलग टाइप के होते हैं ना, तो इस वजह से। लेकिन अब क्या हो रहा है, ये स्पीशीज बहुत खतरे में है, क्योंकि लास्ट 10 सालों में, एक डिकेड में, बहुत सारे यू के जो पेड़ है वो सूख गए हैं हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश के बहुत सारे पार्ट्स में, सो दैट्स वाई, ठीक है।
सोशल इफेक्ट्स ऑफ डिप्लीटिंग रिसोर्सेज, ये जो हम अपने साधनों को इतना ज़्यादा डिप्लीट कर रहे हैं उसके क्या सोसाइटल इफेक्ट्स हैं वो देखो। क्योंकि रिसोर्सेज की स्कैरसिटी हो रही है, मतलब जो हमारे साधन है उसकी बहुत ज़्यादा कमी हो रही है, तो उससे सोसाइटी पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है, ऑब्वियस सी बात है ना। वुमेन्स के ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन पड़ रहा है कि उन्हें कुछ चीज़ें इकट्ठी करके लानी पड़ेगी, जैसे कि फ्यूल एंड फॉडर, मतलब जो गाय भैंसों को खाना है वो, ईंधन का सामान, ड्रिंकिंग वाटर और भी बहुत सारी बेसिक बेसिक चीज़ें। और क्योंकि रिसोर्सेज की कमी पड़ रही है तो वुमेन को बहुत ज़्यादा काम करना पड़ रहा है, उनके ऊपर ज़्यादा बर्डन आ गया। वुमेन्स को बहुत लंबे लंबे रास्तों पे और इतने किलोमीटर्स चल के जाना पड़ता है पानी जो मतलब पीने का पानी है वो इकट्ठा करने के लिए। डिफॉरेस्ट्रेशन के कारण और जो प्राकृतिक आपदाएं हैं जैसे कि फ्लड और ड्रॉट्स वो भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो रही है, और जिसकी वजह से जो पुअर इंसान है, मतलब जो गरीब लोग हैं, उनको बहुत ज़्यादा सफ़र करने की पड़ रही है ज़रूरत। ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इन इंडिया, तो फॉरेस्ट का कंजर्वेशन करना और वाइल्ड लाइफ का कंजर्वेशन करना, मतलब उनको प्रोटेक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इंडिया में। जैसे कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, 1960s और 17 में बहुत सारे प्रोटेक्शन प्रोग्राम चलाए गए थे, जिसमें से एक प्रोटेक्शन प्रोग्राम कौन सा है, इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। ठीक है। अब इसके बारे में अब हम थोड़ा सा पढ़ेंगे, और ये एक्ट्स के बारे में ना आंख बंद करके याद कर लिया करो, क्योंकि आपको पता है ये आने ही आने पेपर में शॉर्ट नोट आ जाए क्या पता। तो इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो 1972 में सेटअप हुआ था, लेकिन बाद में इसके अंदर और बहुत सारी चीज़ें ऐड कर दी गई थी जिसको हम प्रोविजंस टाइप बोलते हैं, और वो कब ऐड हुई थी, 1980s, 86 और 91 में। ठीक है। क्या पर्पस था इसका, कि जो पॉपुलेशन एंडेंजर्ड स्पीशीज में आने वाली है या फिर आ गई है उनको प्रोटेक्ट करना। कैसे, हंटिंग को रोक देना, जैसे पहले बहुत सारे लोग हंटिंग कर लेते थे और उनकी वजह से पॉपुलेशन कम हो जाती थी, तो हंटिंग को बैन करना, लीगल प्रोटेक्शन देना कि जहाँ पर भी वो पर्टिकुलर जानवर रहते हैं वहाँ पर लीगल प्रोटेक्शन हो, वहाँ पर कोई ना जाए, और ट्रेड नहीं होनी चाहिए वाइल्ड लाइफ में, मतलब व्यापार वगैरह नहीं होना चाहिए। सेंट्रल और बहुत सारे गवर्नमेंट ने सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट ने बहुत सारे नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बना दिए हैं। ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट ऑल्सो अनाउंस्ड सेवरल प्रोजेक्ट्स for protecting specific animals which were gravely threatened, including the tiger, one-horned rhinos and others। तो क्या होता है, और कुछ स्पेशल एनिमल्स के लिए भी हमारी सरकार ने उन स्पेशल एनिमल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए स्पेशल एक्ट बनाए, जैसे कि प्रोटेक्ट टाइगर, प्रोटेक्ट वन और ड्राइनोज और भी बहुत सारे। ठीक है। प्रोजेक्ट टाइगर जो है हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया था, ये तो हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, 1973 में, ईयर्स याद कर लेना। ठीक है। और ये टाइगर्स को बचाने के लिए ऑब्वियसली किया है। और वाइल्ड लाइफ एक्ट ऑफ 1980 और 1986 में बहुत सारी बटरफ्लाईज, मोथ्स, बीटल्स और ड्रैगन फ्लाई को भी ऐड किया था प्रोटेक्शन लिस्ट में। ठीक है। 91 में क्या हुआ, 1991 में पहली बार प्लांट्स को भी इस लिस्ट में ऐड किया गया था कि इनको भी बचाने की ज़रूरत है, और उस टाइम पे 1991 में 6 स्पीशीज़ को ऐड किया गया था। ठीक है। अब इंडिया में टाइगर रिजर्व्स कहाँ कहाँ पे है वो देख लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था ना कि हमारी गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज ओपन किए हैं, तो उसकी वजह से। तो टाइगर रिजर्व्स कहाँ कहाँ पे है, कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में, यहाँ पर तो बहुत सारे लोग गए होंगे, कौन कौन गया जिम कॉर्बेट में मेरे को बताना एक बार कमेंट सेक्शन में। सुंदरबन नेशनल पार्क वेस्ट बंगाल में, बंधवगढ़ नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में, सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी राजस्थान में, मानस टाइगर रिजर्व असम में, और पेरियार टाइगर रिजर्व केरला में। ठीक है। अब वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कैसी होती हैं, ये कुछ नेचुरल फॉरेस्ट होते हैं जहाँ पर हंटिंग और पोचिंग मतलब जो स्किन होती है वो उतार लेना, खाल उतार लेना वाइल्ड एनिमल एंड बर्ड्स की, तो ये हंटिंग और पोचिंग जो है वो प्रोहिबिट कर रखी है, बैन कर रखी है और एनिमल्स की, और नेचुरल फॉरेस्ट में एनिमल्स रहते हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। टाइप्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, जो फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज हैं उनको भी अलग अलग तरीके से कैटेगराइज किया गया है। फॉरेस्ट के भी काफ़ी सारे टाइप्स हैं। अब वो कौन कौन से टाइप्स हैं ये सुनो। तो इंडिया में बहुत सारे फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो हैं वो गवर्नमेंट या फिर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ओन करते हैं, तो उन्होंने काफ़ी सारे फॉरेस्ट को टाइप्स दे रखे हैं, जैसे कि
कुछ होते हैं रिजर्व फॉरेस्ट, मतलब जितना भी टोटल फॉरेस्ट लैंड है आधे से भी ज़्यादा को डिक्लेयर किया गया है रिजर्व फॉरेस्ट, मतलब ये रिजर्व कर रखे हैं। जैसे कि कुछ को फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ के कंजर्वेशन के लिए रिजर्व कर रखा है, कुछ को ट्रेडिंग के लिए, इस टाइप से। नेक्स्ट होता है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। ऑलमोस्ट 1/3 जो टोटल प्रोटेक्टेड जो टोटल फॉरेस्ट एरिया है उसको प्रोटेक्ट किया गया है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा, और यहाँ पर कोई भी डिप्लीशन नहीं होगा। अनक्लास्ड फॉरेस्ट, और बाकी जो फॉरेस्ट है वो प्राइवेट भी और गवर्नमेंट भी दोनों कम्युनिटीज जो हैं मिलकर ओन करती हैं उन फॉरेस्ट को, तो उसको हम अनक्लास्ड फॉरेस्ट कहते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन की। हम हमेशा ये भूल जाते हैं कि इंडियन फॉरेस्ट से इंडिया की बहुत सारी कम्युनिटीज़, बहुत पुरानी कम्युनिटीज़ जुड़ी हुई हैं। ठीक है, तो कुछ एरियाज़ में, जो इंडिया के एरियाज़ में जो लोकल कम्युनिटीज़ होती हैं उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया था अपने, मतलब जैसे बहुत सारी कम्युनिटीज़ इंडिया की फॉरेस्ट को ही अपना सब कुछ मानती है, फॉरेस्ट में ही वो रहती हैं, अपना उनका हैबिटेट होता है, खुद का लाइवलीहुड वो वहीं से चलाते हैं। तो बहुत सारी इंडिया की लोकल कम्युनिटीज़ ने बहुत स्ट्रगल किए हैं अपने हैबिटेट को बचाने के लिए। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स आते थे डिफॉरेस्टेशन के पर्पस से या फिर ट्रेडिंग के पर्पस से, तो उनको बचाने के लिए, ठीक है, इंडियन लोकल कम्युनिटीज़ ने बहुत स्ट्रगल किया है और गवर्नमेंट ने भी बाद में फिर उनकी हेल्प की थी। तो अलवर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान ने अपना एरिया डिसाइड कर लिया था कि 1200 हेक्टेयर्स में जितना भी फॉरेस्ट है आप लोग उसको कुछ नहीं करोगे। चिपको मूवमेंट जो हिमालयाज़ में हुआ था वो काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ था कि डिफॉरेस्टेशन इस तरीके से रोका गया है। इसके साथ साथ फार्मर और सिटीजन ग्रुप ने बीज बचाओ आंदोलन टिहरी और नवदन्या में स्टार्ट किया था, ताकि पहाड़ों पर जितनी भी क्रॉप होती हैं, जितनी भी सीड्स वगैरह होती हैं, हम उनको बचाएं, केमिकल्स वगैरह से, सिंथेटिक ना हो। ठीक है, और ये जो प्रोग्राम है वो एक और प्रोग्राम था जो कि ओडिशा में 1988 में स्टार्ट हुआ था, और उस प्रोग्राम का नाम है जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। तो ये जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, सीड चिपको आंदोलन और बीज बचाओ आंदोलन, ये अभी हम आगे पढ़ेंगे, JRF वगैरह। ठीक है, चिपको मूवमेंट तो आपको पता ही है, हिमालयाज में हुआ था और कॉन्ट्रैक्टर्स आए थे, तो फिर उन लोगों ने क्या किया, ट्रीज को ऐसे हग कर लिया था, चिपक गए थे, ताकि वो लोग आरी ना चला सके पेड़ों को काटने के लिए। ठीक है, तो उससे क्या हुआ कि साथ साथ उन लोगों ने और क्या किया था, एफॉरेस्टेशन करना स्टार्ट किया था, मतलब जिस जिस इलाके पे पेड़ कट गए थे वहां पर क्या किया, उन्होंने दोबारा से पेड़ लगा दिए। ठीक है, तो अब इस तरीके से कंजर्वेशन मेथड हुआ। बीज बचाओ आंदोलन जो कि टिहरी और नवदन्या में हुआ था उत्तराखंड में, वो क्या था, सिंपल टर्म्स में देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, ये जो मूवमेंट है बीज बचाओ आंदोलन या फिर सेव द सीड मूवमेंट, ये क्या करते हैं, जो ट्रेडिशनल सीड्स होते हैं ना, जो बहुत पुराने बीज होते हैं, उनको कंजर्व करने के लिए था ये मूवमेंट, और एग्रीकल्चर बायोडाइवर्सिटी को प्रमोट करने के लिए, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को प्रमोट करने के लिए, लोकल ट्रेडिशन को प्रमोट करने के लिए। अब जैसे पहाड़ों पे अलग अलग चीज़ों की खेती की जाती है, टी, कॉफ़ी, एप्पल, गेहूँ भी होते हैं, है ना, बहुत सारी सीड्स माउंटेन के ऊपर होते हैं, तो उन सबको बचाने के लिए केमिकल, पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर से, तो इसलिए ये मूवमेंट जो है वो लड़ा गया था। ठीक है, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट जिसको हम JFM प्रोग्राम कहते हैं, ये हुआ था ओडिशा में, पास हुआ था फर्स्ट टाइम 1988 में। और क्या हुआ था, JFM प्रोग्राम में बहुत सारी जो विलेज के लोग हैं वो साथ में आए थे, लोकल कम्युनिटी साथ में आई थी, जो ऐसे फॉरेस्ट जो डिग्रेड हो गए हैं, डिस्ट्रॉय हो गए हैं, उनको रिस्टोर करने के लिए उनका बहुत बड़ा हाथ था, और इस प्रोग्राम में लोकल कम्युनिटीज इन्वॉल्व थी। ठीक है, अब फीचर्स क्या हैं JFM के वो देख लो। इसके अंदर विलेज के पीपल आते हैं, लोकल कम्युनिटीज आती हैं, और JFM को एक इंस्टीट्यूट बनाती हैं, ताकि बहुत सारी जो फॉरेस्ट डिग्रेड हो चुके हैं और जिनकी ज़मीन बंजर हो चुकी हैं, उन कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ करके कि उन फॉरेस्ट को बचा लिया जाए, उनको रिस्टोर कर लिया जाए। ठीक है, एंड इन रिटर्न्स क्या होता था, जैसे ये जो मेंबर्स होते थे JFM के, हाँ JFM के, तो इन रिटर्न इनको बहुत सारे बेनिफिट मिलते थे, जैसे कि टिम्बर, जो फॉरेस्ट का प्रोड्यूस होता था, टिम्बर में इनका शेयर होता था, तो ये सब चीज़ें। ठीक है, some ways that put end to the indiscriminate destruction of wildlife, तो कैसे कैसे क्या किया जिसकी वजह से वाइल्ड लाइफ का जो डिस्क्रिमिनेशन है
वो बंद हो गया, ठीक है। तो एक तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट स्टार्ट किए गवर्नमेंट ने, और गवर्नमेंट ने बहुत लाइक 14 बायो रिजर्व स्टार्ट किए फ्लोरा एंड फौना को प्रोटेक्ट करने के लिए। फाइनेंशियल और टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड की गई बोटेनिकल गार्डन्स को बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1992 से, ठीक है। प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट राइनो, प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो है इंट्रोड्यूस किए गए। और 89 नेशनल पार्क, 490 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और जूलॉजिकल गार्डन सेटअप हुए। बिसाइड दैट ऑल ऑफ अस मस्ट रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ नेचुरल इकोसिस्टम फॉर ओन सर्वाइवल। और उसके अलावा नेचुरल सिस्टम की जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई अपने सर्वाइवल के लिए, ठीक है। और बिसाइड्स दैट ऑल ऑफ अस मस्ट रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ नेचुरल सिस्टम, और उसके अलावा हम सबको इन सब चीज़ों की वैल्यू समझनी चाहिए हमारे खुद के जीवित रहने के लिए। इसी के साथ साथ हमारा ये जो चैप्टर है फाइनली खत्म होता है। ईजी सा चैप्टर था। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके डीएम कर सकते हो, आई विल सॉल्व योर डाउट। ये नोट्स चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी। कोई और स्टडी मटेरियल चाहिए तो टेलीग्राम पे मैं सारे स्टडी मटेरियल शेयर कर देती हूँ, टेलीग्राम पे ज़रूर फॉलो कर लेना। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो and the explanation, then please do like, share, comment and subscribe the channel. Thank you so much.